डबल डोर रेफ्रिजरेटर में अगर भयंकर वाली आइस जमती है, ऊपर बहुत ज़्यादा परत जम जाती है, आइस का एकदम पहाड़ जम जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं होती है। तो वो आइस क्यों जमती है और वहाँ पे क्या फॉल्ट होता है और आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको करना है इस वीडियो को कंप्लीट पॉज कर लेना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने एलजी का एक फ्रिज है जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। इसमें जो फॉल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसमें क्या है, डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही और वहाँ पे क्या है, जो ऊपर जो आपका कूलिंग कॉइल होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस जम जाती है, बहुत ज़्यादा उसमें बर्फ इकट्ठी हो जाती है। बर्फ जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, बर्फ बहुत ज़्यादा जमने लगती है, तो वहाँ पे डाउन पार्ट में क्या होता है, बिल्कुल कूलिंग नहीं होती है। तो आपके सामने भी अगर ये फॉल्ट आ रहा है तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे चेकआउट कर सकते हैं और ये जो आइस आती है वो कितने रीज़न होते हैं वहाँ पे आइस आने के। जैसे कि आपको अगर ये सब कुछ पता होगा तो आप जाहिर सी बात है उस फॉल्ट को जल्दी ट्रेस कर लेंगे। तो आपको कहना है इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है, जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो अच्छे से समझ आ जाए। टाइम वेस्ट ना कर तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको चेकआउट करना है, आपने क्या है, पैनल को ओपन करना है, जो आपका दरवाजा है उसको ओपन करना है। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, एक स्क्रू लगा होता है, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 स्क्रू होते हैं। वैसे 1 या 2 मिलेगा ज़्यादातर, चाहे आपका सैमसंग रेफ्रिजरेटर या फिर आपका एलजी का रेफ्रिजरेटर हो। तो यहाँ पे क्या है, आपको इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद ये पैनल ओपन कर देंगे। उसके बाद आप फैन चेकआउट करेंगे। वहाँ पे क्या होता है, आप जब फ्रिज को ऑन करेंगे, फ्रिज जब ऑन होगा उसके बाद क्या होगा, आपका जो फैन होगा वो कंटिन्यू चलने लगेगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप फ्रिज ऑन करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, आपका जो नीचे वाला जो डोर होता है उसको बंद रखेंगे। उससे क्या होगा, अगर आप बंद नहीं करेंगे तो वहाँ पे आपका जो डोर स्विच होगा वो बंद, उससे प्रेस नहीं होगा डोर से, तो आपका फैन नहीं चलेगा। तो आप इससे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आपका फैन ओके या फिर उसमें कोई फॉल्ट है। तो आप क्या करें, पहले उसको जो आपका डोर है डाउन वाला, मतलब नीचे वाला जो दरवाजा है उसको बंद कर दें। उसके बाद आपका फैन चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, डोर स्विच जब प्रेस होता है तो वो डोर स्विच से वहाँ पे ऊपर फेस गुजर के जाता है, तो वो फैन पे जाता है। तो उसको जब प्रेस होगा तभी वो आपका फैन चलेगा। तो आप उसको बंद कर दें। उसके बाद आपको चेकआउट करना है कि आपका फैन एकदम रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, उसमें वहाँ पे फैन की स्पीड भी अच्छी होना चाहिए। अगर फैन आपका नहीं चला और फैन का हो सकता है वायर कट गया हो, या फिर उसकी वाइंडिंग शॉर्ट हो गई, या फिर उसका क्या होता है, वायर वगैरह किसी से टच हो जाता है, या फिर फैन ब्लेड में वायर टच हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका ब्लेड नहीं चलता है, या फिर आपका फैन फॉल्ट होगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस जमने के चांसेस रहते हैं। आइस जमती है अगर आपका फैन मोटर नहीं चलता है तब, या फिर उसकी स्पीड कम होगी तब भी वहाँ पे आइस जमेगी। आइस बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगी कूलिंग कॉइल पे ऊपर जो होता है, जो आप देख रहे हैं सामने इस समय, यहाँ पर इस तरीके से आइस जमना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप पहले फैन को चेकआउट करें कि आप फैन का रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, वहाँ पे फैन एकदम ओके होना चाहिए। सबसे पहले आपको फैन को चेकआउट करना है। अगर आपका फैन रुकेगा तो वहाँ पे आइस जमना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी। आइस इसलिए जमती है क्योंकि वहाँ पे फैन क्या होता है, जो जितनी भी वहाँ पे कूलिंग होती है, तो फैन क्या होता है, पूरी डक में उसको सर्कुलेट करता है। तो इसी वजह से वहाँ के डाउन पार्ट में भी कूलिंग होना स्टार्ट हो जाती है आपकी, और पूरे फ्रिज में कूलिंग इसी वजह से होती है कि आपका फैन जो होता है वहाँ पे जितनी भी वहाँ पे जो चिल्डपन है, वो जब फैन चलता है तो डक के जरिए से एयर जाती है और वहाँ डाउन पार्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे से कूलिंग होती है। आप फैन कैसे चेकआउट कर सकते हैं, आपको फैन लेना है। फैन जो होगा, अगर आपका नॉन इन्वर्टर फ्रिज है तो वहाँ पे 220 वोल्ट डायरेक्ट देके आप फैन को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपका इन्वर्टर मॉडल वाला फ्रिज है, इन्वर्टर मॉडल है, तो वहाँ पे क्या है, 12 डीसी वोल्ट पे चलता है या फिर 15 डीसी वोल्ट पे होता है। तो वो एक एडेप्टर आता है, आप उससे चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी वायरिंग ठीक, मतलब आप उसको चला के देख सकते हैं, वहाँ पे डीसी मतलब वोल्ट पे देख सकते हैं। क्योंकि वो जो होते हैं इन्वर्टर मॉडल जो रेफ्रिजरेटर होते हैं वो जो डीसी पे वर्क करते हैं, फैन उनका डीसी पे वर्क करता है, और जो नॉन इन्वर्टर होते हैं वो एसी पे वर्क करता है। और एक चीज़ और आप नोट कर लें यहाँ पर, कि जिसमें पीसीबी होती है वो आपके डीसी होते हैं, और जिसमें टाइमर होता है, बायोमेट्रिक फ्यूज होता है, तो वो आपका, या आपका रिले ओवरलोड होता है, तो वो आपका नॉन इन्वर्टर होता है। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका इन्वर्टर मॉडल है या फिर नॉन इन्वर्टर। और एक चीज़ का आप और नोट कर लें कि वहाँ पे अगर डीसी वहाँ पे फैन लगा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, छोटा फैन होगा, और उसके बैक साइड वहाँ पे कंपनी एक स्टिकर मेंशन करके देती है, वहाँ पे आपकी सारी डिटेल होती है कि आपका कितने वोल्ट पे ये रन करता है। तो ऐसे ही आप, अगर एसी होगा तो एसी के पीछे वहाँ पे कंपनी जो मेंशन करके देती है एक स्टिकर लगा होता है, तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे डीसी है या फिर एसी है। और एक चीज़ और, आपका जो फ्रिज होगा वो आपके सामने जो पैनल होता है वहाँ पे इन्वर्टर होगा या नॉन इन्वर्टर, वहाँ पे भी लिख के देती है। इन्वर्टर फिलहाल जितने भी होते हैं इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कंपनी 10 ईयर का कंप्रेसर की वारंटी देती है, तो वहाँ आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इन्वर्टर मॉडल है। और दूसरी बात, ये पीसीबी होगी तो इन्वर्टर मॉडल वहाँ पे फ्रिज है आपका। उसके बाद आपको चेकआउट करना है कि आपका जो हीटर होता है,
हीटर क्या काम करता है, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस जम जाती है, बहुत ज़्यादा आइस इकट्ठा हो जाती है, जम जाती है, तो वहाँ हीटर जो होता है थोड़ी बहुत देर में लगभग 10-15 मिनट तक आपका हीटर ऑन होता है। अगर आपका हीटर ऑन नहीं होता है इस कंडीशन, तो अगर आपका हीटर जो है हीटर वो फॉल्टी हो जाता है, हीटर आपका हीट नहीं करता है, हीटर का जो स्प्रिंग होता है वो टूट जाता है, या फिर उसमें क्या होता है आपका जो शीशा है वो टूट जाता है, तब वहाँ पे ये फॉल्ट होता है कि आपका जो कूलिंग कॉयल है वहाँ पे आइस जमना स्टार्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो आप हीटर को चेकआउट कर लें। अगर आपका नॉन इन्वर्टर है तो वहाँ पे आप 220 वोल्ट देके उसको चेकआउट कर सकते हैं जो हीटर होता है। तो 4 से 5 सेकंड आप लगाएं, उसमें 220 वोल्ट दें, उसके बाद आप उसको टच करेंगे तो वहाँ पे हीट हो जाएगा। अगर वो हीट नहीं होता है तो आपका हीटर जो है वो आप रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब एक चीज़ और यहाँ पे क्या है, आपका हीटर अगर ओके है तो ऐसा भी होता है कि आपका टाइमर भी खराब हो सकता है। तो वहाँ पे जो टाइमर होता है जो बैक साइड लगा होता है, यहाँ पे आपका कंप्रेसर होता है, उसी के साथ में वहाँ पे टाइमर भी होता है जस्ट उसके पास में ही। तो टाइमर क्या करता है, आपका 8 घंटे जो होता है, 8 घंटे की टाइमिंग होती है, कंप्रेसर कंटिन्यू चलता है, उसके बाद 15 मिनट की टाइमिंग होती है, किसी में 12 मिनट की टाइमिंग होती है और किसी में 8 मिनट की टाइमिंग होती है टाइमर में जो हीटर ऑन करता है। अगर वहाँ पे आपका टाइमर कंप्रेसर कोई बस काम कर रहा है और हीटर तक वहाँ की सप्लाई नहीं पहुंच रही तो आपका टाइमर भी फॉल्ट हो सकता है। तो इससे भी वहाँ पे क्या होगा, आपका कंप्रेसर जो होगा कंटिन्यू चलेगा और आपकी जो कूलिंग कॉयल है वहाँ पे आइस जमने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और आइस जमना स्टार्ट हो जाती है, फिर डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं होती है। तो आप क्या करें, हीटर को भी चेकआउट कर लें कि हीटर आपका ओके होना चाहिए। टाइमर आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं, तो मैं आपको एक टिप्स बताता हूँ कि आप टाइमर लें, टाइमर के एक नोप लगी होती है, पीछे जो नोप निकली होती है, आप क्या करें उस नोब को घुमाएंगे तो एक लंबा पीरियड होता है, वहाँ पे जो कंप्रेसर की 8 घंटे की टाइमिंग होती है, तो वहाँ पे एक साउंड आएगा, कट से आवाज़ आएगी। फिर एक जस्ट तुरंत आएगा जो 15 मिनट की टाइमिंग होती है हीटर की, तो वहाँ पे एक साउंड और आएगा। अगर ये दोनों साउंड आते हैं तो आपका हीटर ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर इसमें से एक साउंड आ रहा है एक नहीं आ रहा है तो आपका टाइमर खराब है, तो आप उसको रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डबल डोर जो फ्रिज होते हैं वहाँ पे क्या होता है, कूलिंग को सेंस करने के लिए वहाँ पे सेंसर लगे होते हैं और सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट लगा होता है। तो सेम ये वही वर्क करते हैं जो थर्मास्टेट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में करता है, ये भी कूलिंग को सेंस करते हैं। तो कुछ जो फ्रिज होते हैं वहाँ पे क्या है, थर्मल फ्यूज लगा होता है, कुछ में बायोमेटल फ्यूज लगा होता है और कुछ में एनटीसी सेंसर लगा होता है। जो सैमसंग का रेफ्रिजरेटर होता है वहाँ पे क्या होता है, एनटीसी सेंसर लगा होता है, जो आप पिक में देख रहे हैं इस समय, ये सेंसर होता है। और बाकी मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा कि आप इसमें कैसे, मतलब जो सेंसर लगा होता है वो वहाँ पे कहाँ पे लगा होता है, वो आप उसको कैसे फिट कर सकते हैं, कहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थर्मल फ्यूज लेना है। थर्मल फ्यूज अपने हाथ में लेना है, उसके बाद आप देखना है वहाँ पे मॉइस्चर वगैरह नहीं होना चाहिए, वहाँ पे जो सेंसर होता है वो कट नहीं होना चाहिए। तो आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे वो फॉल्ट है। अगर वो फॉल्ट होगा तो वहाँ पे ओवर आइस जमेगी। अगर आपका सब कुछ ठीक है और वहाँ पे अगर सेंसर सेंस नहीं कर रहा है कूलिंग को, तो वहाँ पे आइस ओवर जमेगी और डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं होगी। तो आप थर्मल फ्यूज को कैसे चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, मीटर लेना है, मीटर को मल्टीमीटर को आपको क्वांटिटी की रेंज पे सेट कर देना। उसके बाद क्या करना है, ये जो थर्मल फ्यूज होता है यहाँ पे 2 वायर होते हैं जहाँ पे जैक लगा होता है। आप क्या करें, जो मीटर की जो जो नोपे हैं दोनों आप इस पे रखें, उसके बाद मीटर को क्वांटिटी की रेंज पे सेट करें। यहाँ पे क्या है, अलार्म का साउंड आना चाहिए। अगर अलार्म का साउंड नहीं आता है तो इस कंडीशन में आपका जो थर्मल फ्यूज है वो फॉल्टी है, इसी वजह से वहाँ पे कूलिंग को सेंस नहीं कर पा रहा है। तो आप इस तरीके से थर्मल फ्यूज को चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद जो एलजी के डबल डोर फ्रिज होते हैं वहाँ पे क्या होता है, आपका बायोमेटल फ्यूज होता है। तो बायोमेटल फ्यूज जो होता है उसको कैसे चेकआउट कर सकते हैं और इसकी जो वर्किंग होती है वो क्या होती है, ये भी क्या करता है, कूलिंग को सेंस करता है। ये -5 डिग्री तक जब जाता है तो उसके बाद इसका जो बायोमेटल फ्यूज है वो ऑन हो जाता है और उसके बाद जब 10 डिग्री प्लस हो जाता है तो ये ऑफ हो जाता है। तो इसका जो काम है वो कूलिंग को सेंस करना है। तो ये जो खराब हो जाता है तो इसमें भी मॉइस्चर आ जाता है या फिर इसका जो सेंसर होता है वो कट जाता है, तब ये दिक्कत आती है। तो वहाँ पे आप इसको बायोमेटल फ्यूज को कैसे चेकआउट कर सकते हैं, तो आप क्या करें, एक कप लें, उसमें आइस के टुकड़े लें। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं सेंसर, इसका जो सेंसर है जहाँ पे मैंने जो आपको एरो का निशान दिया है, तो इसको आप डिप कर दें। उसके बाद डिप कर देंगे, उसके बाद जब थोड़ी बहुत देर के बाद आप इसको चेकआउट करेंगे, मल्टीमीटर को लेंगे, उसको क्वांटिटी की रेंज पे सेट करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, जब -5 डिग्री पे ये चला जाएगा उसके बाद वहाँ पे अलार्म का साउंड आएगा। अगर अलार्म का साउंड आता है तो आपका जो बायोमेटल फ्यूज है वो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आता है तो वहाँ पे वो फॉल्टी है, तो आप उसको रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। सैमसंग के अगर डबल डोर रेफ्रिजरेटर है वहाँ पे क्या होता है, एक सेंसर लगा होता है, एनटीसी सेंसर, जो पीले कलर का जैक होता है, व्हाइट कलर का ये सेंसर होता है, ये कूलिंग को सेंस करता है। और अगर ये खराब हो जाता है तब आप इसको कैसे चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, जो मीटर होगा, एक तो आप टेम्परेचर मीटर ले सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर बाहर का टेम्परेचर 2.2 सेल्सियस डिग्री है बाहर का टेम्परेचर, ठीक है,
तो आपको कहना है मल्टीमीटर लेना है, मल्टीमीटर को आपको किलो ओम पे सेट करना है। तो वहाँ पे जब आप इन दोनों नोपों को इस सेंसर के जैक पे लगाएंगे तो वहाँ पे जो आपका मल्टीमीटर शो करेगा वैल्यू वहाँ पे करेगा 4.41 या फिर 4.41 करेगा या फिर 5.41 करेगा। तो आप इस तरीके से इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये आपकी 4 या 5.41 इसके आसपास में वैल्यू शो करता है तो इस कंडीशन में आपका जो सेंसर है वो ठीक है, एकदम प्रॉपर तरीके से काम करेगा। अगर इससे कम करता है या फिर आपका जो सेंसर है कुछ वैल्यू शो नहीं करता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका सेंसर जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है और वहाँ पे वैल्यू शो नहीं करता है तो आपका सेंसर खराब होता है। तो आप इस सेंसर को मतलब रिप्लेस कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ और, इसमें क्या होता है, जो इन्वर्टर मॉडल रेफ्रिजरेटर होते हैं या फिर जो नॉन इन्वर्टर है उसमें भी कई सेंसर यूज होते हैं, ये वाले एनटीसी सेंसर। तो आप एग्जिट सेंसर होता है और आपका जो थर्मास्टेट नीचे डाउन पार्ट में लगा होता है वहाँ पे भी ये जो सेंसर होते हैं आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। आपको कहना है एक टेम्परेचर मीटर लेना है और बाहर का अगर टेम्परेचर 22.2 सेल्सियस डिग्री है तो, और उसके बाद आप मीटर ले, मीटर को आप किलो ओम पे सेट कर रहे हैं। उसके बाद जो आपका सेंसर है उसके जैक में दोनों नोपे लगाएं। उसके बाद आप टेम्परेचर देखें कि अगर 5.41 आ रहा है तो इस कंडीशन में आपका जो सेंसर है वो ओके है। 5 हो या फिर 4 हो वहाँ पे वैल्यू शो होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका सेंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप सेंसर को चेकआउट कर सकते हैं, फैन को चेकआउट कर सकते हैं, हीटर को चेकआउट कर सकते हैं और आपका जो टाइमर है उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल पे न्यू विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।